अब हम देखते हैं कि एल्गोरिदम्स की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं इनका हम कंपैरिजन किस तरह से करते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट लिखी है तो उस स्टेटमेंट से हम जो है वो एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं और ये जो डिफरेंट कम्प्लेक्सिटीज़ हैं इनका आपस के अंदर कंपैरिजन क्या है। इसके अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल इनिशलाइज करता हूँ या किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूँ, अरे के अंदर किसी एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ, रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मैं कोई कांस्टेंट टाइम लूप चलाता हूँ, पुश करता हूँ स्टैक के ऊपर या स्टैक से मैं किसी वैल्यू को पॉप करता हूँ, तो इस केस के अंदर जो मेरे हमारे पास इसका रिजल्ट आता है या जो टाइम लगता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारा कांस्टेंट टाइम लगता है। तो कांस्टेंट टाइम को हम हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी हो सकता है कि मेरे पास क्यू हो तो क्यू के साथ हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो एन क्यू और डी क्यू हैं। ये जो पुश और पॉप हैं इनको हम स्टैक के साथ यूज़ करते हैं, जबकि ये हमारे पास जो एन क्यू और डी क्यू है इसको हम जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है इसके साथ यूज़ करते हैं। अगर कोई हमारी लूप है, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल फॉर आई स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 1 और 0, आई लेस देन फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 1000 है एंड आई प्लस प्लस, तो ये भी हम कहेंगे ये कांस्टेंट टाइम है। अगर हम आई की जगह पे एन को यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो है वो एन टाइम चलेगी, अदरवाइज हम कह देंगे कि ये कांस्टेंट टाइम है, क्योंकि हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसने रन करना है। इसी तरह हमारे पास ये जो सर्चिंग है, सर्चिंग दो तरह की जनरली होती है, एक हम कहते हैं लीनियर सर्च है, दूसरी हमारे पास बाइनरी सर्च है, और एक और सर्च है जिसको होती है हैश हमारे पास सर्च है कि हम हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट तरीके हैं सर्च करने के। तो हमारे पास अगर सर्चिंग मैंने करनी हो, ये एक अरे है, अरे में से सर्च करना हो, तो इसका एक तरीकाकार ये है कि मैं शुरू से स्टार्ट हो जाऊँ एंड तक जाऊँ, इसको हम कहते हैं लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च के अंदर हमारा जो टाइम लगता है वो चूँकि हमें आखिर तक जाना पड़ता है, हम कहते हैं कि एंड टाइम है। लेकिन इसके साथ हमारे पास एक दूसरा फ्लेवर भी है कि हम कहें कि मैंने अगर सर्चिंग करनी है तो उसके लिए मैं ये करूँ कि अगर मेरे पास ये अरे है, मैं इसके हाफ से स्टार्ट हो जाऊँ। अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है, मीन असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर है, तो मुझे अगर पता हो कि मेरा जिसको मैं देख रहा हूँ नंबर वो इसके लेफ़्ट पे है या राइट पे है, तो अगर मुझे पता चल जाए फॉर एग्जांपल वो लेफ़्ट के अंदर है तो मैं इसके हाफ से स्टार्ट कर दूँगा, फिर मैं इसके हाफ से देखूँगा कि मेरे पास वो लेफ़्ट साइड पे है राइट साइड पे है। तो इसको हम कहते हैं ये बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च के अंदर चूँकि हर दफ़ा हम जो है वो टोटल अल्ट्रेशन से हाफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल अगर मुझे ये सर्चिंग करनी हो और ये टोटल जो सर्च हैं ये 56 हैं टोटल एलिमेंट्स हैं, तो एक के बाद मुझे पता चल जाएगा कि बाकी कितने रह जाएंगे 28, क्योंकि मैंने उसको हाफ़ कर देना है। फिर जब मैं दूसरी दफ़ा देखूँगा तो मेरे पास इससे भी जो हाफ़ हैं वो रह जाएंगे, तो इससे जो हाफ़ है दैट इज़ 1 और 19 मेरे पास रह जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टाइम अगर मैंने देखना हो तो थर्ड इटरेशन पे जाके मेरे पास इसके भी हाफ़ रह जाएंगे, क्योंकि 10 रह जाएंगे। 4 टाइम पे जब जाऊँगा तो इसके भी हाफ़ रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे, और इसी तरह मैं अगर 5th टाइम पे देखता हूँ तो इसके भी हाफ़ जो हैं वो 2 आ जाएंगे। क्योंकि इंटीजर डिवीजन है तो इसमें हम जो अशारी वाला पार्ट है उसको ट्रंकेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और अगर मैं 6 टाइम पे जाऊँ तो मेरे पास एक ही एलिमेंट रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल एलिमेंट्स 56 हैं, लेकिन मैंने 6 सर्चेस के अंदर ये वाला काम कर लिया है। इस चीज़ को हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड अ बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के अंदर जो टाइम लगता है ये इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक टाइम लगता है। तो लॉगरिथमिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने देखी थी कि मेरे पास अगर जो लॉग है ये बेस 10 हो ऑफ 10 तो हम कहते हैं ये 1 है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो हम लॉग यूज़ करते हैं हम कहते हैं लॉग बेस 2 है। तो लॉग बेस 2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। अगर मैं कहूँ मुझे 16 का लॉग लेना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस 2 ऑफ 2 रेज़ की पावर 4, और इसको लिख सकता हूँ 4 लॉग बेस 2 ऑफ 2, और लॉग बेस 2 ऑफ 2 मुझे पता 1 है, तो ये हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि हमारे पास ये जो सर्च है ये सर्चिंग के अंदर हमारे पास लीनियर सर्च भी हो सकती है और बाइनरी सर्च भी हो सकती है। सर्चिंग के और भी एल्गोरिथम्स हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमने अगर कम्प्लेक्सिटी लेते हैं तो हम कहते हैं ये लॉगरिथमिक इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं ये लीनियर है कि जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाता हूँ वाई की वैल्यू उसी तरह से इंक्रीज़ करती जाती है। फिर मेरे पास है एन लॉग एन है कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एन को लीनियर टर्म को विद लॉग टर्म। तो इसके अंदर भी एल्गोरिथम हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं।
सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हैं वो दो कैटेगरीज के हम अंदर जनरली हम पढ़ते हैं। एक हम कहते हैं कि वो n स्केयर टाइम लेते हैं और दूसरे जो हैं वो n log n लेते हैं। तो n log n जो है ये लेस देन होता है हमारे पास n स्केयर से, इसलिए n log n वाले एल्गोरिथम्स जो हैं ये बेटर एल्गोरिथम्स हैं। इनमें से 3-4 हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। हमने सिलेक्शन सॉर्ट भी देख लिया था, इंसर्शन सॉर्ट भी देख लिया था, बबल सॉर्ट भी देख लिया था। तो ये हम पढ़ेंगे क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट ये किस तरह से काम करते हैं। इसके बाद ऐसे एल्गोरिथम्स भी होते हैं जो हमारे पॉलिनॉमियल टर्म है इसके अंदर रन करते हैं, लेकिन उनका जो डिग्री है वो ज़्यादा होती है कि ऑर्डर ऑफ n रेज पावर 3 के अंदर आते हैं। इसके अंदर हमारी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये आ जाती है कि अगर मुझे दो मैट्रिसेस दी गई हैं, दो मैट्रिसेस को अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो इनका जो टाइम लगेगा दैट इज़ ऑर्डर ऑफ n की पावर 3 लगेगा। इसके बाद ऐसे एल्गोरिथम्स भी हैं जो एक्सपोनेंशियल्स के अंदर रन करते हैं। एक्सपोनेंशियल से ये मुराद है कि हमारे पास जो है वो कांस्टेंट टर्म होगी और उसकी जो पावर है कोई n टर्म उसकी पावर आएगी कि 2 रेज पावर n, या कांस्टेंट की जो पावर आएगी वो n आएगी। इसको हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल टाइम हमारे पास है। इसके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर। टावर ऑफ ओनाई है, रिकर्सिव फाइबोनाची सीरीज़ है, इसी तरह ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, ये हमारी इन डिटेल्स के अंदर इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास एक और एल्गोरिथम्स हैं हम कहते हैं कि जिनको हम कहते हैं फैक्टोरियल टाइम है, कि n का फैक्टोरियल टाइम है, इनका जो ग्रोथ रेट है वो इससे भी ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर भी हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि अगर हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है इसको ब्रूट फोर्स के थ्रू हम अगर हम सोल्यूशन चाह रहे होंगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा या उसकी जो इक्वेशन आएगी वो ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल आएगी। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर ये है कि डिफरेंट अगर हमारे पास ये सिटीज़ हैं तो एक सेल्समैन है उसने ये विज़िट करने हैं तो उसने इस ऑर्डर के अंदर जाना है कि उसका जो टोटल टाइम है वो उसको मिनिमम टाइम लगे। वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है और कहीं पे भी एंड कर सकता है, लेकिन उसने सारे सिटीज़ को विज़िट करना है, लेकिन उसने ऐसा पाथ चूज़ करना है कि उसका जो टोटल डिस्टेंस है ये मिनिमम हो जाए। फिर हमारे पास ऐसे एल्गोरिथम्स भी हैं जो n रेज़ की पावर n है। इसका हम कहते हैं कि ये एकरमैन फंक्शन जो है ये अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें कंप्यूटर के ऊपर तो ये n रेज़ पावर n लेता है कि फॉर एग्जांपल n की जो भी पावर हमारे वैल्यू होगी उसकी जो पावर है वो n उसकी पावर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर 1000 है तो ये 1000 की पावर 1000 आ जाएगा, या 1000 रेज़ पावर 1000 हमारे पास है। तो ये डिफरेंट कंपैरिजन है, सबसे बेटर ये हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ वन टाइम है। तो इसके बाद जो इससे बेहतर हैं उनको हम कहते हैं लॉग n है, फिर हमारे पास लीनियर है n log n है, n स्केयर हैं, n रेज़ पावर 3 हैं, फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल हैं, फिर हमारे पास जो है वो फैक्टोरियल्स हैं और फिर लास्ट पे हमारे पास जो है ये n रेज़ पावर n वाले एल्गोरिथम्स हैं। हम कहते हैं बिग ओ की लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है कि अगर हमें ये पता है कि हमने n टाइम को कंपेयर करना है एल्गोरिथम को n स्केयर के साथ तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर हमें ये हो कि इसी क्लास के अंदर कि मैंने कंपेयर करना है कि 2n+5 वाले एल्गोरिथम को कि मेरे पास एल्गोरिथम है दैट एल्गोरिथम रनिंग टाइम इसका 2n+5 है और दूसरे का मेरे पास है 6n+1। अगर इन दोनों को कंपैरिजन करना है तो इसके बारे में कुछ नहीं बताता है कि सेम क्लास के अंदर जो एल्गोरिथम्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर हमने अक्रॉस द क्लासेस इनको कंपैरिजन करना है तो उसके लिए ये हमारे पास जो एल्गोरिथम्स हैं ये बेहतर हैं। और इसके अलावा ये तब बताता है कि जब n की वैल्यू जो है वो बड़ी हो। अगर n की वैल्यू छोटी हो तो उसके लिए हमारे पास इसकी लिमिटेशन है कि ये इसके थ्रू हम अगर रिजल्ट्स लेते हैं तो वो इतने बेटर कंपैरिजन के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। इसके लिए बिग ओ के लिए चूँकि हम जनरली इसको यूज़ करते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि अगर किसी पॉलिनॉमियल के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट को तो उस कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्डर ऑफ 20 n की पावर 3 है तो इसके इन जनरल मैं कहूँगा कि ये ऑर्डर ऑफ n रेज़ की पावर 3 है। मैं इसको साथ जो कांस्टेंट है इसको इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो हैं ये कोई वैल्यू भी हो सकती है। इसके बाद अगर मेरे पास इस तरह से हो कि log a बेस a ऑफ x मैंने कैलकुलेट करना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ log b ऑफ x डिवाइड बाय log b ऑफ a, कि मैं इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ कि जिसका मैं सेम ले लूँ, बेस ले लूँ और मैं कहूँ कि ये x है और इसको डिवाइड कर दूँ बाय a। इसको मैं इक्विवेलेंट कर सकता हूँ कि ये कांस्टेंट टाइम मल्टीप्लाई बाय log बेस ऑफ मेरे पास x है। कांस्टेंट टाइम मैं क्यों कह दिया कि ये जो टर्म होगी ये कांस्टेंट बन जाएगी क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर a और b दोनों जो हैं वो
कांस्टेंट हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है कि ऑर्डर ऑफ लॉग बी एन रेज की पावर के है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि ये के पावर है तो के को मैं पहले लिख दूंगा, के लॉग बी ऑफ मैं एन इसको लिख दूंगा। ये पावर को जो है वो मैं जनरली पहले भी लिख सकता हूँ। और इसको इन जनरल चूँकि के मेरे पास कांस्टेंट है तो के को मैं इग्नोर कर दूंगा और मैं कहूँगा कि ये मेरे पास कितना बन गया है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन आ गया। एग्जाम्पल इसकी इसी तरह से है कि अगर मेरे पास हो कि ये लॉग हो और मेरे पास ये हो कि एन रेज की पावर मेरे पास 4 हो, तो 4 को मैं पहले लिख दूंगा और ये मेरे पास बन जाएगा लॉग बेस ऑफ एन, और मैं लॉग एन मेरे पास आ जाएगा और इसको मैं 4 को इग्नोर कर सकता हूँ। सॉरी, इसकी अगर वो बेस 2 है तो बेस डिफरेंट है मेरे पास। इसके अलावा अगर दो टर्म्स ऐड हो रही हों और उनके अंदर मेरे पास जो है वो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है कि 2 या 3 टर्म्स हैं, ये ऐड अप हो रही हैं, इसके अंदर जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल है उसको मैं ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एन रेज पावर 3 है। इसी तरह इस केस के अंदर मैं देखूँगा कि जो सबसे बड़ी टर्म है ये फैक्टोरियल वाली टर्म है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि पॉलिनोमियल से भी बड़ा जो है वो एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल से भी जो बड़ी हैं दैट इज़ अ फैक्टोरियल। तो इस केस के अंदर मैं फैक्टोरियल टर्म को ले लेता हूँ, बाकियों को मैं इग्नोर कर देता हूँ। इसी तरह अगर मेरे पास नेक्स्ट लिखा है कि मैंने अगर ये देखना है कि एन रेज की पावर लॉग के साथ अगर कोई पावर है तो पावर को जो है वो मैं पहले लिख देता हूँ और इन जनरल मैं कह देता हूँ कि ये लॉग ऑफ एन मेरे पास, ये फॉर एग्जांपल हम मैंने लॉग लेना था और लॉग के अंदर डिफरेंट टर्म्स थी, तो इसके अंदर जो हाईएस्ट टर्म थी वो एन रेज की पावर 500 थी। मैंने इसमें से ये ले ली, 500 को पहले ले आया और जनरली मैंने कह दिया कि ये क्या है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन मेरे पास है। अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसमें जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल्स होंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हम कहेंगे कि उसके ऑर्डर के बराबर है। फॉर एग्जांपल एन रेज की पावर 3 है तो इसके अंदर हाईएस्ट पॉलिनोमियल इज एन रेज की पावर 2, तो इसको मैं जनरली लिख दूंगा ऑर्डर ऑफ एन रेज की पावर 5। इसके अंदर डिफरेंट रूल्स हैं कि मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट के साथ हो रही हो तो उसको हमने इग्नोर करना है, अगर एडिशन हो रही है तो उस केस के अंदर जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल है उसको ले लेना है। मल्टीप्लिकेशन रूल्स के अंदर जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल्स होंगे दोनों के, उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हमने ले लेना है। अभी तक हमने ये देखा कि एल्गोरिथम की हम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, कि हम अपर बाउंड को यूज़ करते हैं, लोअर बाउंड को यूज़ करते हैं, एवरेज केस को यूज़ करते हैं, या हमारे पास जो टाइट बाउंड्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं कि स्मॉल ओ है या स्मॉल ओमेगा है। लेकिन अभी तक हमने रियली किसी एक प्रोग्राम की या एल्गोरिथम की ये जो कम्प्लेक्सिटी है इसको कैलकुलेट करके नहीं देखा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि ये कम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। तो कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कोड दिया गया है और मैंने बताना है इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है। इस कोड के अंदर आप देखें कि एक हमारे पास लूप है, लूप जो है ये 0 से स्टार्ट हो रही है और जो है वो n तक जा रही है कि i<n है, यहाँ तक जा रही है। और इसके अंदर ये जो काम हो रहे हैं ये हमारे पास है कि हमने एक सम वेरिएबल है, सम से हमने i माइनस करना है। तो ये लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इंटीजर i = 0, ये चूँकि इनिशियलाइजेशन है तो इसने सिर्फ एक ही दफ़ा होना है। इसके बाद i<n है, इसने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, तो ये वाली जो टर्म होगी ये टोटल हमारी जब एग्जीक्यूशन होती है तो ये 0 से लेके n तक जाती है। तो 0 से n तक अगर हम टोटल कहें तो ये नंबर बन जाएंगे n+1। तो ये जो पीस ऑफ कोड है ये n+1 टाइम रन होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये 0 टाइम रन होगा, सॉरी 1 टाइम रन होगा, ये n+1 टाइम रन होगा। ये वाला पीस ऑफ कोड जो मेरे पास रन होगा i++, चूँकि हर दफ़ा इंक्रीमेंट होना है तो इंक्रीमेंट तब होना है जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स के केस के अंदर नहीं होना। तो ये मैंने इसलिए इसको n+1 लिखा है कि ये जो i के कंपैरिजन है ये 0 से लेके n-1 तक तो जाने ही जाने हैं। 0 से n-1 तक मुझे पता है टोटल नंबर्स जो हैं वो n है, लेकिन लास्ट टाइम भी तो इसने कंपैरिजन करना है जब कंडीशन फॉल्स होनी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ चूँकि इसने 0 से लेके n तक ही जाना है तो ये n+1 है। तो ये जो i++ है ये n टाइम रन होगी। फिर ये जो हमारे पास है टर्म ये कितनी दफ़ा रन होगी, तो ये भी हर दफ़ा रन होगी। तो इसकी इन जनरल अगर मैं कहूँ कि एक सिंप्लीफाइड मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ रही है, तो ये मेरे पास आ रही है 1
1 प्लस मेरे पास n आ रही है। फिर मेरे पास चूँकि ये एक कांस्टेंट था कि सिंगल टास्क है तो ये एक दफ़ा काम हो रहा है। फिर मेरे पास जो है वो ये जो है ये कांस्टेंट टाइम के अंदर हो रहा है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 प्लस मेरे पास जो है वो n है, और प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास बन जाएगी 2n बन जाएगी, क्योंकि अगर मैं इन दोनों में से n कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अगर मैं इनको भी एक्सपेंड कर दूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1, ये मेरे पास 2 आ जाता है, प्लस मेरे पास आ जाएगा 3n। तो इसकी जनरल जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 3n प्लस जो है वो 2, इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा था हम इन चीज़ों को जो कांस्टेंट है इनको इग्नोर कर देंगे, तो मेरे पास n के ऊपर जो रिज़ल्ट बचेगा ये मेरे पास n बच जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जनरली अगर हम इसी चीज़ को देखते हैं ये कितनी दफ़ा रन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ n टाइम रन हो रही है। तो आप देख सकते हैं इसका मैंने जब एनालिसिस किया तो मैंने ये देखा कि जो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन है ये एक दफ़ा हो रही है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेरे पास 1 प्लस n टाइम रन हो रहा है। फिर मेरे पास नेक्स्ट जो है आई वाला आई प्लस प्लस वाला ये n टाइम रन हो रहा है। और फिर मेरे पास जो है नेक्स्ट जो है ये वाला जो प्रोसेस है, ये चूँकि मैं सम के अंदर वैल्यूज़ को आई माइनस करके उसको साइन कर रहा हूँ, तो मैं इसको इन जनरल कहता हूँ कि ये एक ही दफ़ा एक स्टेप के अंदर ये काम हो रहा है। तो इसको जब हमने लिखा तो हमने इसको लिख लिया 1 प्लस 1 प्लस n प्लस n प्लस n, तो ये मेरे पास आ गया 3n प्लस 2। हमने कहा था हमने कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देना, तो मैंने इनको इग्नोर कर दिया। तो इन जनरल क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ n टाइम है। चूँकि हमने इसको वर्स्ट केस एनालिसिस करना है या अपर बाउंड लेनी है, तो ये मेरे पास ऑर्डर ऑफ n आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इस लूप के अंदर क्या काम हो रहा है। तो ये लूप आई 0 से स्टार्ट हो रही है, मेन ये एक दफ़ा काम हो रहा है, मैं इसको कह सकता हूँ 1 टाइम है, और आई की वैल्यू है n इंटू एन है। तो यहाँ पे ये कंडीशन देखने वाली बात है कि ये कब तक एग्जीक्यूट हो रही है। तो n को अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाता है, n मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू n स्केयर है। तो ये जो मेरे पास रन होगी ये n स्केयर प्लस 1 टाइम तक रन होगी। इसके बाद ये जो आई वाली टर्म है ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, तो ये चूँकि इसने हर दफ़ा इंक्रीमेंट करना है, तो मेरे पास टोटल जो है वो n स्केयर टाइम हो जाएगी, और इसी तरह ये जो है ये n स्केयर टाइम हो जाएगी। तो जब मैं इसको भी ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3n स्केयर प्लस 2। मैं 3 को और 2 चूँकि ये कांस्टेंट हैं इनको इग्नोर कर देता हूँ, तो मेरे पास जो बाकी बचेगा दैट इज़ अ n स्केयर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ अ n स्केयर। अब इसके अंदर आपने ये ख्याल रखना है कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं कंडीशन लिख दूँ कि आई मेरे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, और आई की जो वैल्यू है ये जो लूप रन होगी आई मेरे पास चलेगी ग्रेटर दैन 0 और आई प्लस प्लस। तो क्या ये लूप एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है, तो आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर नहीं है, फर्स्ट टाइम ये फॉल्स हो जाएगी। तो ये सिर्फ सिंगल टाइम या कांस्टेंट टाइम इसका हमारे पास आएगा। ये हमने अभी तक ये दो देख लिए हैं कि ये किस तरह से आती हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है ये लॉग n टाइम बन रही है। मैं कहता हूँ आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, और कंडीशन के अंदर मेरे पास है कि आई लेस दैन n है। तो n अब मैंने ये देखना है कि आई की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। ये जो टर्म है जिसके अंदर सम कैलकुलेट हो रहा है, तो ये तो जितनी दफ़ा लूप चलेगी उतनी दफ़ा हमने इसको उससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन लूप किस पे डिपेंडेंट है, आई पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है कि आई की वैल्यू किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है। n तो हमें पता है कि ये n टाइम तक जाना है, लेकिन हमने n तक कैसे पहुंचना है। तो n तक पहुंचने के लिए हमारे पास ये है कि हमने देखना है आई की वैल्यू कैसे इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही थी 1 बाई 1। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती आई इक्वल टू आई प्लस 2, तो उस केस के अंदर मैं इसको लिख देता कि ये n बाई 2 है, कि ऑर्डर ऑफ n बाई 2 है। n बाई 2 में से भी जो मैं ये 2 है इसको मैं कैंसिल आउट कर देता, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो ये हमने लाजमी देखना होता है कि इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कैसे हो रही है। तो इसकी जो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है हर दफ़ा हमारे पास जो भी प्रीवियस वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई होती है। तो फॉर एग्जांपल 1 है, अगली दफ़ा 2 होगी, अगली दफ़ा 4 होएगी, अगली दफ़ा 8 होगी, फिर 16 आएगा, फिर मेरे पास 32 आएगा, 64 आएगा। तो इसका मतलब ये बाइनरी के लिहाज से इंक्रीज़ हो रही है। मीन हर दफ़ा जो इसका इंक्रीज रेट है वो मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई होके हो रहा है। तो अगर मैं किसी चीज़ का
2 से मल्टीप्लाई हो रही हो और मैं उसका अगर वैल्यू देखना चाहूँ कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो उसका जो इंक्रीज रेट होता है वो लॉग टर्म के अंदर होता है। इसको फॉर एग्जांपल मेरे पास हो कि इसका जो इंक्रीज़ है वो 2 रेज़ की पावर मेरे पास n है, कि n की वैल्यू जब 1 होती है, 0 होती है तो ये 1 हो जाता है, जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये 2 हो जाता है, जब n की वैल्यू 3 होती है तो ये 4 हो जाता है, इसी तरह 8 हो जाता है। तो मैंने अगर इसमें से निकालना हो, मैं कहूँ आपको ये सवाल देता हूँ कि आप मुझे निकाल के दो कि 2 रेज़ पावर जो है वो n है, और इसमें से मैंने देखना हो कि ये किस तरह से मेरे पास n कहाँ से आ रहा है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे पास ये n हो तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँगा। जब मैं लॉग लेता हूँ तो लॉग लेने के साथ मेरे पास जो है ये जो टर्म बन जाती है, ये मेरे पास आ जाती है कि मेरे पास है n है, और मैं ये कहूँगा log बेस 2 ऑफ ये मेरे पास n है। इसको इन जनरल मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ, मैं कहूँ कि ये टी एन है, टोटल जो टाइम है दैट इज़ टी एन, और ये 2 रेज़ पावर n है, सॉरी मैं कहता हूँ कि इसका जो टी एन है वो 2 रेज़ पावर n है, और मैंने ये निकालना है, इसमें से n निकालना है। तो n जो मेरा आएगा वो ये आएगा कि ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टोटल टाइम है, तो इस साइड पे भी लॉग ले लूँगा, इस साइड पे भी लॉग ले लूँगा, तो जो मेरे पास n आएगा वो आ जाएगा n इंटू लॉग बेस 2 ऑफ 2, और n इज इक्वल टू लॉग टी ऑफ n। तो इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो इसका आंसर आया है या इंक्रीज रेट है वो लॉगरिथमिकली इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद हमारे पास हमने ये पहले भी बात की है कि अगर हमें पता हो कि ये जो चीज़ है ये n नहीं है बल्कि कांस्टेंट है, तो इसको इन जनरल हम कह देंगे ये ऑर्डर ऑफ 1 है। तो आपने जब भी एनालिसिस करना है तो इन बातों का ख्याल रखना है कि आपको इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, इसके अलावा आपके जो कंडीशन के अंदर चीज़ लिखी है वो किस तरह से लिखी हुई है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम जो एल्गोरिथम है इसका एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। हमारे पास और एग्जांपल है कि अगर हमारे पास लूप्स जो हैं वो नेस्टेड हों, एक लूप के अंदर दूसरी लूप हो, फिर हम एनालिसिस कैसे करते हैं कि मैं कहता हूँ कि आई लूप है, इसके अंदर जो जे लूप है, फिर मैं क्या करूँगा, तो मैं इनकी फिर कंडीशंस को देखूँगा कि आई कहाँ तक जा रहा है, आई स्टार्ट हो रहा है 0 से और आई कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। तो ये हमने कहा था कि ये अगर इस तरह से हो तो ये केस को हम कहते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ एन है। और दूसरा फिर इसके अंदर है जो फॉर लूप है, इसके अंदर है वो भी कहाँ तक जा रही है, एन तक जा रही है। तो जब हम इसको एनालिसिस करेंगे तो हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए इसको इन जनरल हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। तो इसका हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, दूसरे वाली का आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये वाला मैं आपको कर देता हूँ कि हम ये कहते हैं कि ये इसने कितनी दफ़ा रन होना था, 1 टाइम रन होना था, और इसके बाद हमने कहा था कि ये वाली जो है वो 1 प्लस n टाइम रन होगी। इसके बाद ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रन होगी मेरे पास n टाइम रन होगी। अभी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये मेरे पास कोई x है, क्योंकि सब ने ये जहाँ से जो भी आंसर आएगा उसने x के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो इसको हम ज़रा लिख लेते हैं कि ये 2n प्लस 2 बनती है, इसमें से मैं कांस्टेंट इग्नोर कर देता हूँ, तो n इंटू एक्स है। अब मैं x को रिप्लेस करता हूँ अंदर वाली जो टर्म है इसका एनालिसिस करके, तो ये n और x, अब मैंने ये वाली जो चीज़ है x है इसका एनालिसिस करना है। तो इसका जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है कि शुरू के अंदर चूँकि इनिशियलाइजेशन है 1 टाइम रन होना है, कंडीशन ने 1 प्लस n टाइम रन होना है, फिर मेरे पास जो g प्लस प्लस है इसने n टाइम होना है, और इनर जो टर्म है इसने n टाइम होना है। तो ये मेरे पास होगी 3n प्लस 2। इसमें से भी मैं जो कांस्टेंट है इसको इग्नोर कर दूँ ना करूँ फिर भी मेरी मर्ज़ी है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि n इंटू 3n प्लस 2 है, n ने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो ये क्या बन जाएगा 3n स्क्वेयर प्लस 2n। हमने ये कहा था कि ये जो लोअर पॉलिनॉमियल्स हैं इनको हम जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने कांस्टेंट और लोअर पॉलिनॉमियल्स को दोनों को ख़त्म कर दिया। तो इन जनरल मेरे पास बन जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर। या मैं ये भी कर सकता था कि जब मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये 3n प्लस 2 है, तो मैं इसके जो ये जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं इसको मैं इग्नोर कर दूँ, तो n इंटू n मेरे पास n स्क्वेयर इसका एनालिसिस बन जाता है। इस तरह से आपने जो भी आपके सामने कोड होगा आपने उसका एनालिसिस परफॉर्म करना होगा।
ये वाला आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो आउटर लूप है वो एन टाइम रन हो रही है, इनर लूप के अंदर जो हमारा इंक्रीमेंट है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब भी कोई चीज़ 2 से मल्टीप्लाई होती है तो इस केस के अंदर हम ये कहते हैं कि ये जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसके अंदर इसका जो ग्रोथ रेट है वो लॉग टाइम होगा। लास्ट टाइम एग्जांपल के अंदर हमने ये देखा था कि ये किस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं। तो ये वाला एनालिसिस आपने खुद से परफॉर्म करना है कि जिसके अंदर मेरे पास n log n है, तो ये किस तरह से आ रहा है। इसके अंदर और जो आउटर लूप है वो n टाइम रन हो रही है और इनर लूप जो है वो log ऑफ n टाइम रन हो रही है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास n log n इसका आंसर आ जाता है।